কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাবো। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे ज्यादा कहीं सियासी हलचल है तो वो है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी समेत पूरा विपक्ष इस रिजल्ट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ममता बनर्जी ने कल हार के बाद ही ऐलान कर दिया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, सो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कह दिया कि इस्तीफा नहीं देंगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस्तीफा क्यों नहीं देंगी तो फिर क्या होगा, इसके पीछे उनकी कौन कौन सी चालें हो सकती है और संविधान क्या कहता है, क्या है संवैधानिक व्यवस्था। तो ममता बनर्जी को समझिए, हमेशा वो संघर्ष की राजनीति करती आई है। कांग्रेस में थी तब भी और टीएमसी बना करके, अलग दल बना करके जब चुनाव लड़ी और 15 साल सत्ता में रही तब भी। उनका सियासत करने का अपना अंदाज है क्योंकि बंगाल की जो जमीन है वो संघर्षशील है। लेफ्ट के उदय के साथ या सत्ता में आने के साथ वही संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है। संघर्ष से ही उन्होंने लेफ्ट से सत्ता छीनी थी, वही अब भी लड़ाई वो लड़ रही है। तो फिर ये ऐलान करके कि उन्हें चुनाव आयोग ने साजिशन हराया है, वो हारी नहीं है, लिहाजा इस्तीफा नहीं देंगी, लोक भवन इस्तीफा देने के लिए नहीं जाएंगी, वो संवैधानिक मानकों के मुताबिक एक्शन ले सकते हैं। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रही है जो जमीन पे जा करके स्टडी करेगी और उनको रिपोर्ट देगी। सब कुछ ठीक है। दो बातों को समझिए, वो कह रही हैं लोक भवन जाकर मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, यानी कि राज्यपाल के पास नहीं जाएंगी इस्तीफा देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना एक नैतिक जिम्मेदारी है। अब इसके बाद क्या, तो विधानसभा का जो गठन होता है, चुनाव आयोग की क्या इसमें भूमिका है? चुनाव आयोग की भूमिका यह है कि वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा, विधानसभा का गठन हो गया। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। संविधान का अनुच्छेद 172(1) साफ साफ कह रहा है कि 5 साल का विधानसभा का कार्यकाल होगा और वो पहली बैठक से काउंट होगा। 2-4 दिन में अभी ये खत्म होने वाला है जो पुरानी विधानसभा है। इसके बाद इसका जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि नई विधानसभा अस्तित्व में आ जाएगी। जब नई विधानसभा अस्तित्व में आ जाएगी तो फिर बीजेपी के पास है 207, आपके पास है 80, तो आपके पास बहुमत तो है नहीं। तो जब विधानसभा ही नहीं रही पुरानी वाली, तो पुराना वाला मुख्यमंत्री कैसे रह सकता है? ऑटोमेटिक हट जाएंगे। अब 164 जो राज्यपाल के अधिकारों के बारे में संविधान का जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल कौन है? वो केंद्र का प्रतिनिधि है। तो वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, आपको शपथ दिलाता है और सरकार उनके बिहाफ पे काम करती है। ठीक है, वो मंत्रिपरिषद जो बनता है वो सलाह देने के लिए बनता है ना, वो उनके बिहाफ पे काम करती है। तो वहां पर भी आपका कुछ नहीं बच रहा है। वो किसी दूसरे मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, शपथ दिला देगा, फिर आपका कहां बचेगा? फिर सवाल यहीं पे आकर के बढ़ता है कि और क्या क्या राइट्स है। तो एक तो राइट ये भी है कि आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नई विधानसभा का गठन हो रहा है। यदि ममता बनर्जी बीच में पद छोड़ने से मना करती है, उनका बहुमत खत्म हो जाता, तब एक बार वो राज्यपाल ये कहते कि अपना बहुमत साबित कीजिए, एक समय देते। वो बहुमत साबित कर देती तो बनी रहती है, बहुमत नहीं साबित करती तो नहीं बनी रहती। यहाँ पे वो वाली भी परिस्थिति पैदा नहीं हो रही है क्योंकि पूरी तरह से विधानसभा नई गठित हो रही है चुनाव के बाद। तो फिर अब राज्यपाल क्या करने वाले हैं? तो राज्यपाल अब वो मत दें इस्तीफा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से बीजेपी जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी। दावा पेश करने के बाद वो जो है उन्हें आमंत्रित कर लेते हैं। आमंत्रित कर लेने के बाद वो शपथ दिला देते हैं और उधर विधानसभा का गठन हो ही गया। तो फिर क्या होगा कि पैरेलल जब मुख्यमंत्री बन गया तो पहले वाला तो मुख्यमंत्री रहा नहीं। राज्यपाल को यह भी अधिकार है, वो चीफ सेक्रेटरी को उठा करके कहेगा कि यदि वो ऐसा करती हैं, ऑफिस आती हैं, तो कोई भी उनकी बात मानी ही नहीं जाए। तो चूंकि वो संवैधानिक रूप से कह रहे कि नहीं, हारी नहीं हूं मैंने नैतिक रूप से, तो संवैधानिक रूप से चुनाव हुआ और चुनाव में आप हार गए। अब आप ठीक है कि आपकी शिकायत अपनी जगह वाजिब हो सकती है, बहुत सारे उसके कारण भी है आपके पास,
लेकिन ऐसे तो नहीं चलता, सिस्टम ऐसे तो नहीं चलता। न जाने अतीत में कितनी सरकारें बलिदान हुई हैं, 356 लगा करके सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। तब तो वो भी कह सकते थे कि मैं नहीं हटता, काम करूंगा, ये सब चलेगा नहीं। फिर ममता ये चाल क्यों चल रही है? ममता इसलिए ये चाल चल रही है कि सरकार को विवादित रखना चाहती है और सरकार के गठन होने तक वो डेली जो है मीडिया में स्पेस लेती रहेंगी। यानी कि हारने के साथ ही उनकी संघर्ष की राजनीति शुरू। और उन्होंने आज बोला भी है कि अब तो वो आजाद हैं, सड़क पे उतरेंगी, आंदोलन करेंगी, संघर्ष करेंगी, वो हार मानने वाली नहीं है। तो वो जानबूझ करके ये सब कुछ कर रही है ताकि चुनाव आयोग पे जो इम्पीचमेंट का नोटिस दिया गया, ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन पे और ज्यादा दबाव बढ़ाया जाए। और विपक्ष इस मामले में इसलिए एकजुट हो रहा है, वो जिस ममता बनर्जी को कभी भी विपक्ष याद करता था, वो ममता बनर्जी और कांग्रेस को घास नहीं डालती थी। वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का फोन आया था, राहुल गांधी का फोन आया था, अरविंद केजरीवाल का आया था, उद्धव ठाकरे का आया था, अखिलेश यादव का आया था, तेजस्वी यादव का आया था, तमाम सारे नेताओं का नाम गिना जाती है। तो क्या ममता के हार के साथ ही जो इंडिया ब्लॉक बिखर रहा था, टूट रहा था, वो फिर से एकजुट हो जाएगा? यदि एकजुट नहीं हुए तो फिर तुम लड़ नहीं पाओगे इस मोदी सरकार से और इस चुनाव आयोग से। फिर आगे तुम चुनाव कैसे लड़ोगे और कैसे जीतोगे? तो इसी बहाने ये हो सकता है कि उनकी एक ये चाल हो कि विपक्ष को एकजुट किया जाए ताकि संघर्ष करने में, आंदोलन करने में आसानी रहे। अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख भला क्यों न साथ दे? अगले साल के शुरू में ही 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्य भी शामिल है। वैसे 7 राज्यों में चुनाव है। गुजरात और हिमाचल का भी चुनाव ड्यू होगा अगले साल के लास्ट में। तो बिहार में जो नतीजे आए और जो यहां पर नतीजे आए, बंगाल में आए, वो अखिलेश यादव के पिसानी पे बल बढ़ा रहा है। क्यों? कि अब जब उनका चुनाव होगा, वो पहले आरोप लगाते रहे कि उनके साथ भी बेईमानी होती रही है, तो फिर यूपी में भी वही हथियार आजमाया जाएगा। इसलिए वो परेशान है। हर कोई अपने को लेकर के परेशान है कि चुनाव आयोग के साथ मिल करके सरकार जो है गड़बड़ कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में ले रही है और उसके माध्यम से चुनाव जीत रही है। अब ये भी एक संयोग है कि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन चर्चा सिर्फ पश्चिम बंगाल की हो रही है। सबसे बड़ा उलटफेर तो तमिलनाडु में हुआ। विजय थलपति जो आ गए, एकदम नया चेहरा, 2 साल पहले पार्टी बने और वो सत्ता में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है कि उनको बहुमत से 10 सीटें कम रह गई हैं, लेकिन बन तो रहे हैं। केरल में कांग्रेस गठबंधन आ रहा है, कहीं की चर्चा नहीं हो रही, सिर्फ पश्चिम बंगाल की चर्चा हो रही है। और पश्चिम बंगाल की चर्चा के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका कहना है कि जो एसआईआर हुआ, असल में जो विवाद है, एसआईआर हुआ, उसमें 91 लाख मतदाताओं के नाम कटे, बाद में 31 लाख के आसपास जो है पहुंच गए कि उनका नाम, तो अदालत ने भी कहा कि नाम जोड़िए इसको जांच करने के उपरांत कि उनका आधार बनता है, लेकिन वो जुड़े नहीं। और जो उसमें से कुछ जुड़े तो 7 लाख और भी जोड़ लिए गए। और बीजेपी और टीएमसी में जो वोटों का अंतर है वो 7.5% के आसपास है। वो जो टीएमसी पाई थी उससे 2% यानी 45% के आसपास बीजेपी ले आई है। तो उनका कहना ये है कि इसी वोट ने, जो ये यदि 32 लाख ये जुड़ गए होते तो इसी वोट ने पूरा खेल कर दिया। 91 लाख की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो ये तो किंतु परंतु के साथ है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। लेकिन अब जो रियल में रिजल्ट आया है उसको तो मानना होगा, क्योंकि यही संवैधानिक व्यवस्था है। अब देखते हैं कि अभी आगे इसमें क्या क्या होता है। लेकिन ममता बनर्जी ये तय कर चुकी हैं कि चुनाव आयोग पे वार करना है, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, उसे मोदी सरकार को जोड़ करके संघर्ष नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे सभी संवैधानिक संस्थाओं को मोदी सरकार खा जाएगी और विपक्ष के लिए बहुत बड़ा ये खतरा होगा। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं कि केरल में आपका कुछ नहीं है तो केरल में जीतने दो, तमिलनाडु में आपका कुछ नहीं है तो वहां पे विपक्ष को जीतने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां इनको खेला करना होता है वहां ये खेला कर लेते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये अब वो लंबा इस संघर्ष को, आंदोलन को बढ़ाएंगी ताकि जो है पहले दिन से ही वो अपनी जमीन मजबूत कर सके। देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।